मैं जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कानपुर देहात। आज हम लोग संविधान के विषय में पढ़ेंगे। संविधान क्या है, संविधान के कार्य क्या हैं और समाज में इसकी क्या भूमिका है। पहले हम संविधान की परिभाषा समझते हैं। संविधान कानूनों का वह संग्रह है जिससे किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के कार्य क्या है या इसकी भूमिका क्या है। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अर्थात कि जो समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और भिन्न भिन्न उनकी धार्मिक विश्वास है, पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं और वे एक साथ मिलकर उस संवैधानिक ढांचे के अंदर जो है एक साथ मिलकर चल सकें या रह सके। उनको ऐसा लगे कि यह संविधान हमारा है और ऐसा न हो कि जैसे संविधान ऐसा हो जाए कि वह बहुसंख्यकों के लिए ज्यादा अनुकूल हो और अल्पसंख्यकों के लिए कम अनुकूल रहेगा। तो अल्पसंख्यकों के पास ऐसा कोई कारण नहीं होगा कि वह जो है उस संविधान का सम्मान करे। संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे चलेगी। सरकार में जो है लोकतंत्र में जो चुनाव महत्वपूर्ण है और बिना चुनाव के संविधान नहीं होगी। चुनाव के आधार पर लोगों को लोकतंत्र में भागीदार बनने का मौका मिलता है। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं करती। जैसे लोगों को मूल अधिकार दिए जाते हैं तो संविधान यह स्पष्ट करने की बात करता है कि जो भी मौलिक अधिकार है उसका हनन न होने पाए। जब भी कोई भी सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करे तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उसके हिसाब से जो निर्णय हो वो अमान्य घोषित करने की शक्ति संविधान जो है न्यायपालिका को देता है। संविधान का वर्णन या परिचय। संविधान के वर्णन को हम तीन भागों में बांटकर समझते हैं। पहला है संविधान का दर्शन, दूसरा है संविधान का गठन और तीसरे है संविधान के विविध पक्ष। अब हम संविधान के दर्शन के अंतर्गत जो देखेंगे उसमें हम संविधान का जो दर्शन है उसमें भविष्य के भारत की संकल्पना की गई। भविष्य का भारत कैसा होगा, उसमें वैज्ञानिक सोच होगी, वैज्ञानिकता का प्रभाव होगा, अंधविश्वासों से दूरी बनाई जाएगी, जिसमें हम तमाम जो अनेक तत्व दिए गए हैं कि हम ग्राम पंचायतें कैसे होंगी, उसका एक अपना दर्शन दिया गया है कि एक दर्शन भविष्य का भारत कैसा होगा, इसकी संकल्पना हमें अपने संविधान से मिलती है। फिर दर्शन के अंतर्गत एक प्रस्तावना है। प्रस्तावना के मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों के लोगों के अधिकार बताए गए हैं कि ये जो अधिकार हैं वो सरकार नियमों और कानूनों से संरक्षित रहेंगे। अगर सरकार उनका उल्लंघन करती है या राज्य सरकार या राज्य जो संस्था है वो उल्लंघन करती है तो उसको कैसे दूर किया जाए या कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया जाए या युक्त निर्बंधन का उल्लेख किया गया है। फिर राज्य के नीति जो तत्व है, इसलिए जो है भविष्य में जो कैसे कैसे नियम कानून बदलने हैं या क्या होने हैं वो इसमें बताए गए हैं। फिर मौलिक कर्तव्यों के बारे में भी संविधान के दर्शन के संबंध में उल्लेख मिलता है। फिर संविधान के द्वितीय पार्ट में सरकार के गठन के संबंध में चर्चा की गई है। सब पहले तो हम समझते हैं सरकार क्या होती है। सरकार से तात्पर्य एक ऐसी संस्था या ढांचा से है जो शासन चलाने का कार्य करती है। शासन चलाने का कार्य जो संस्था करती है उसे जो है हम सरकार कहते हैं। फिर संविधान के तीसरे पक्ष में जो हमारा विविध पक्ष है उसमें जो है भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, नागरिकता के बारे में उल्लेख है, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हैं उसका उल्लेख है, पंचायती राज कैसा हो, पंचायती राज में लोगों के अधिकार क्या हो और कैसे जो है पंचायतें सशक्त होकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें जो राम राज्य की संकल्पना है, लोग अब खुश रहें और जो कलह जो छोटे मोटे विवाद है वो पंचायतों स्तर पर उसको सुलझाया जाए, इसका भी उल्लेख उसमें किया गया। और फिर निर्वाचन आयोग, एक लोकतंत्र में सबसे आवश्यक होता है एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग।
जो चुनाव के संबंध में नीतियां बदलते रहते हैं और बदलने के संबंध में बनाता रहता है। अब हम जो संविधान का सरकार के गठन के संबंध में जो संविधान में उल्लेख मिलता है, उसमें सरकार के गठन जो है उसके संबंध में 3 प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसमें एक है विधायिका या व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरी संस्था है न्यायपालिका। सरकार के साथ मिलकर ये तीनों कार्य करते हैं। पहले हम समझते हैं विधायिका क्या है। विधायिका या व्यवस्थापिका, विधायिका जो कानून बनाए, जो संस्था कानून का निर्माण करती है, कानून को निर्मित करने वाली संस्था विधायिका कहलाती है। और कार्यपालिका, कार्यपालिका होती है कानून का क्रियान्वयन करने वाली संस्था। जो संस्था जो है कानून का क्रियान्वयन कराए या वो उसे हम जो है कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मंत्री परिषद आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव 5 साल में, हर 5 साल में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो है मंत्री परिषद बदल जाती है। तो एक इसीलिए इसको हम अस्थायी कार्यपालिका करते हैं। ये जो विधायिका कानून बनाती है उसका क्रियान्वयन कराने के लिए जिम्मेदार होती है। और दूसरी कार्यपालिका होती है जो स्थायी कार्यपालिका होती है, जिसमें नौकरशाही आती है। ये हमेशा स्थायी होती है, इनका चुनाव नहीं होता, एक बार चयन होने के बाद इनका जो है स्थायी ये हो जाते हैं या हमेशा के लिए ये कानून का क्रियान्वयन है पालन करते हैं। तीसरी प्रमुख संस्था है सरकार के साथ मिलकर, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय करना। जहां भी अन्याय हो, जहां भी कानूनों का उल्लंघन हो, वो न्यायपालिका जो है वहां हस्तक्षेप करती है पूर्ण रूप से। जैसे हम आज भी देखते हैं कि समाज में जो भी पिछड़ा वर्ग होता है, दलित वर्ग होता है, जो दमित होता है, जो जिसके साथ न्याय नहीं होता है, वो हमेशा जो है न्याय के लिए जो न्यायालय के दरवाजे पर जाता है। अगर उसको सही तरीके से न्याय मिलता रहे, संविधान के आलोक में जो संविधान के दर्शन दिए गए उसके आलोक में यदि उसको न्याय मिलता रहेगा तो वो जो है उसकी आस्था संविधान में बनी रहेगी और अपने देश के हित में आगे जो है अपना योगदान देता रहेगा और उसको जो है सेटिस्फैक्शन मिलता रहेगा। नहीं तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इस्लामिक राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्रों में न्याय तंत्र बहुत कमजोर होता है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो पीछे के जो कुछ राज्य, कुछ समूह होते हैं, पिछड़े समूह, वो जो है उनको न्याय नहीं मिल पाता और न्याय न मिलने के क्रम में वो धीरे धीरे फिर हथियार उठा लेते हैं। जैसे हम इस समय जो है कुर्द एरिया में या कुर्दिस्तान क्षेत्रों में देख रहे हैं, कुर्द जो लड़ाके हैं वो उनको तुर्की और सीरिया और अन्य सब जगहों पे पूरा न्याय नहीं मिला। न्याय न मिलने के क्रम में वो जो है धीरे धीरे जो है हाशिए पर जाते रहे और अंतिम में जो है वो हथियार उठा लिए, हथियार उठा के जो है वो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें अगर न्याय न मिलने के क्रम में विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने का मौका भी मिल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो कुर्द लड़ाके हैं उनको बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही है और जो मध्य मिडिल ईस्ट है उसको अस्थिर करने में भी इसका बड़ा योगदान है। इसमें हथियार लाविस्ट या बड़े बड़े लोग जो इंडस्ट्रीज हथियार लाविस्ट होते हैं वो शामिल रहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में उनका हथियार बिक्री को बड़ी तेजी के साथ बढ़ावा मिलता है। अब हम समझते हैं सरकार का गठन। सरकार का गठन जो है 3 प्रकार से होता है। एक विधायिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। विधायिका में केंद्रीय विधायिका है और एक राज्य की विधायिका है। केंद्रीय विधायिका में जो है संसद होती है, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और जो राज्य विधायिका होती है उसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। और कार्यपालिका के संदर्भ में, कार्यपालिका में होते हैं 2 प्रकार के हैं, केंद्रीय कार्यपालिका और प्रांत की कार्यपालिका। केंद्रीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फिर मंत्री परिषद है, फिर केंद्रीय संस्थाएं हैं। और प्रांतीय राज्यपालिका में मुख्यमंत्री है, फिर उसके नीचे जो होते हैं प्रांतीय राज्यपाल में प्रांतीय कार्यपालिका में सबसे ऊपर जो होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल के बाद उसके नीचे मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के बाद उसके साथ एक मंत्रिपरिषद होती है और उसके साथ अन्य प्रांतीय संस्थाएं होती हैं। फिर न्यायपालिका के अंदर सबसे ऊपर जो उच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर जो होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है। उच्चतम न्यायालय के बाद जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के बाद फिर जिला न्यायालय होता है। प्रस्तावना, प्रियम्बल। अब हम लोग
प्रस्तावना के विषय में पढ़ेंगे। प्रस्तावना किसी भी संविधान के लिए भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, शासन प्रणाली के स्वरूप और संविधान के लागू होने की तिथि का उल्लेख होता है। संविधान के उद्देश्य क्या है, संविधान के आदर्श क्या है और शासन प्रणाली हमारी कैसी हो, इस संबंध में संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में रखे गए उद्देश्य प्रस्ताव से निकली है, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना की मुख्य बातें। प्रस्तावना की मुख्य बातों को हम 3 भागों में बांटकर समझते हैं। पहला है सत्ता का स्रोत, दूसरा है सत्ता का स्वरूप, तीसरा है सत्ता के उद्देश्य। प्रस्तावना में सत्ता का जो स्रोत है उसे जनता को माना गया, या लोक प्रभुता की सत्ता है या जनता की सत्ता है, अर्थात चुनी हुई सरकार जो है यहाँ सर्वोपरि है। भारत के संविधान में चुनी हुई सरकार को का उल्लेख किया गया है। फिर प्रस्तावना के दूसरे भाग में सत्ता का स्वरूप कैसा हो, इस संबंध में बताया गया है। जैसे सत्ता कैसी हो ये बताया गया है। सत्ता के संबंध में कहा गया है, सत्ता जो होगी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगी, समाजवादी होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, लोकतांत्रिक होगी और गणराज्य होगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। फिर प्रस्तावना के तीसरे भाग में सत्ता के उद्देश्य का उल्लेख है। सत्ता का उद्देश्य क्या होगा, इसके बारे में प्रस्तावना के तीसरे भाग में उल्लेख मिलता है। उद्देश्य के संबंध में बताया गया है कि न्याय होगा, संविधान के जो देश में कानून के अनुसार न्याय होगा। फिर स्वतंत्रता होगी, लोगों को अपनी बात कहने का, सुनने का स्वतंत्र होंगे लोग। अपनी ये नहीं हो सकता कि लोग किसी के डर से कुछ बोले ही नहीं, स्वतंत्रता लोगों को मिलेगी। फिर समानता का उल्लेख है, समानता कैसी होगी या समानता बनाने के संबंध में यहाँ उल्लेख मिलता है कि सरकार समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। फिर तीसरा है सत्ता का उद्देश्य जो है बंधुता को बढ़ावा देना। फिर जो होगी जो व्यक्ति की गरिमा को भी प्रस्तावना में महत्व दिए जाने का उल्लेख मिलता है। अब हम लोग प्रस्तावना में आए हुए एक शब्द भारत में समाजवाद या समाजवाद के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत में समाजवाद जो है वो परंपरागत समाजवाद से भिन्न है। जैसा कि हम जानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था जो एक समाजवादी विचारधारा है, उसमें वर्ग संघर्ष बल दिया जाता है, जिसमें क्रांति होती है और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। जबकि भारतीय संविधान में जो समाजवाद है वो ऐसा नहीं है। जैसा कि पंडित नेहरू ने कहा था कि भारतीय समाजवाद जो है वो चुनाव, संसदीय कानून और योजनाबद्ध विकास पर बल देता है। भारत में समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के अधिक निकट है, जिसमें मुख्य बल समानता स्थापित करने पर दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने DS बलनाकारा बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत में समाजवाद एक नीति है, न कि विचारधारा। इसका अर्थ है कि भारत में समाजवाद का स्वरूप सैद्धांतिक नहीं है, इसे किसी विचारधारा से पूरी तरह जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। जो भारत का समाजवाद है इसमें निम्न बातें शामिल है, जैसा जो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है। पहला है, भारत के समाजवाद में भारत में आय की असमानता को कम करने पर बल दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी भारत में जो है असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अमीर अधिक अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार मनरेगा और खाद्यान्न वितरण जैसे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चला रही है, जिससे जो है
ये जो असमानता है वो बढ़े ना, और असमानता जो कम होती जाए जन लोगों के बीच में। दूसरा है जो हमारे समाजवाद का लक्ष्य है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना। जैसा कि हम जानते हैं भारत में लोगों के जीवन स्तर में भी असमानता है। कुछ लोग जो है अत्यधिक पोषक तत्व से भरपूर हैं, जो ज्यादा पोषक तत्व लेते हैं, कुछ लोग जो है कुपोषण के शिकार हैं। और इस संबंध में भी भारत सरकार आज भी लगातार प्रयास कर रही है, जैसे किशोरावस्था पोषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बालिकाओं को जो है पोषण के लिए जो है आवश्यक पोषाहार जो है दिया जा रहा है, जो है दलिया अन्य माध्यमों से गांव में पहुंचाया जा रहा है। और बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए भी जो स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से भोजन भी बच्चों को, गरीब बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है। तो तीसरा प्रमुख लक्ष्य है मजदूर व वंचित वर्गों का कल्याण। जैसा कि हम जानते हैं भारत सरकार भी जो है मजदूर वर्ग और वंचित वर्गों के कल्याण के संबंध में प्रयास कर रही है, और उनके लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम लाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पूंजीपति या बड़े वर्ग हैं कि लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग, वो इस योजना का बड़ा विरोध करते हैं कि ये जो है फजूल योजना है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वंचित वर्ग हैं उनका कल्याण किया जाए, न कि ये बहुत जो विकास से संबंधित नहीं काम भी होते रहे, साथ में वंचित वर्गों का कल्याण होता रहे और आय की असमानता भी कम होती रहे। सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे समाज में बड़े पैमाने पर शोषण होता रहा है। हमारा समाज बहुत लंबे समय तक राजा महाराजाओं और शाही सुल्तानों के अंदर में रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ शोषण बड़े पैमाने पर होता रहा और लोगों की आदतों में शुमार है। तो लेकिन इसे दूर करने के लिए भारत सरकार तमाम कानून लाती है, नए नए कानूनों के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं SC/ST एक्ट हो गया, जिसमें हमारे समाज के वंचित वर्गों को जो संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है, कानूनी संरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही भारत सरकार हमेशा हर कानून, हर नियमों में जो है वंचित वर्गों का कल्याण होता रहे, इस संबंध में प्रयास करती रहती है। अब हम लोग प्रस्तावना में आए हुए एक अन्य शब्द पंथ निरपेक्ष के विषय में पढ़ेंगे। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जिसमें राज्य का कोई राजकीय धर्म न हो, अर्थात राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा न दे, सभी धर्म के लोगों को बराबर सम्मान राज्य के द्वारा मिलता रहे, और अपनी नीतियों में जो भी नीतियां बनाए, नीति निर्धारण में किसी धर्म के आधार पर नीति न बनाई जाए। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें, राज्य अपने नागरिकों के बीच धार्मिक आधार पर भेदभाव न करे। तो अर्थात जब भी राज्य कोई भी नीति बनाए तो उसमें किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न करे। जो नीतियां बनाए वो सभी के लिए एक समान रूप से लागू हों। और इसमें पंथ निरपेक्षता में तीसरा तत्व यह है कि अपने नागरिकों को, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। अगर हिंदू चाहे तो अपने मंदिरों में पूजा पाठ कर सके, और मुसलमान चाहे तो अपने जो मस्जिद में जाकर जो है अजान दे सके, और ईसाई अपने चर्च में जाए, और सिख अपने गुरुद्वारा में जाकर अपने धार्मिक आराध्य की पूजा अर्चना कर सके। अर्थात किसी पर किसी प्रकार का कोई भी पाबंदी न लगाई जाए।